हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग तीसरा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उसके साथ उसके पापा होते हैं जो अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार ढूंढ कर लाते हैं। वंशी हैरानी से राही के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन कब, कैसे, क्यों? राह पलकें झुकाकर बोली, 8 दिन पहले। वंशी भर्राए गले से बोली, क्यों? राह का गला भी रूंध गया था। वह बात बदलते हुए मुस्कुराते हुए बोली, आप जाकर सो जाइए आंटी, आप थक गए होंगे। वंशी बोली, लेकिन बेटा। वह इतना ही बोल पाई थी कि राह प्यारी सी आवाज़ में बोली, गुड नाइट आंटी। वंशी समझ जाती है कि राह उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती। वो हाँ में गर्दन हिला देती है और वहाँ से चली जाती है। राह दरवाज़ा बंद कर देती है और आंखें मूंद कर चटाई पर लेट जाती है, जिसे उसका सर के नीचे देने के लिए एक कुशन भी नहीं था, इसीलिए वह हमेशा ईंट पर अपने सर रखकर सोती। एक ईंट के ऊपर तौलिया को फोल्ड करके रखती और उसी पर सर रखकर सो जाती थी। इधर यतीश अपने किंग साइड बेड पर सो रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बस राह का मासूम सा चेहरा ही घूम रहा था। राह की बड़ी बड़ी आंखें, उसकी मुलायम होठ यतीश चाहते हुए भी राह का चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। यतीश करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आंखें बंद करता तो राह का चेहरा ही उसे दिखाई देता, आंखें खोलता तो उसके सामने राह का चेहरा घूमने लगता। यतीश चिढ़कर उठकर हेडरेस्ट से सर टिकाकर बैठ जाता है और सिगरेट निकालकर लंबे लंबे कश भरने लगता है, लेकिन अब भी उसके सामने राह ही घूम रही थी। उसे वो पल याद आते हैं जब उसने राह के माथे को अपने होठों से छुआ था। उसे याद करके वह जल्दी से सिगरेट को फेंक देता है और अपने होठों से उंगली फिराने लगता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। यतीश अपने बगल में बिस्तर पर देखते हुए कहता है, बस आज की रात प्रिंसेस, बस आज की रात। कल से तुम यहाँ मेरे पास मेरे साथ होगी। कल रात इस वक्त मेरे बगल में सो रही होंगी। यतीश फिर से लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है, लेकिन अब भी राह ही उसके दिमाग में चल रही थी। वह चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। राह की यादों में डूबने से यतीश मुस्कुराते हुए एक कुशन के ऊपर अपना हाथ रखता है और सोने की कोशिश करता है, तो वो सो जाता है। इधर राह का हाल भी कुछ इसी तरह का था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। एक तो उसके पूरे बदन में दर्द की वजह से, और दूसरा खाली पेट, कभी नींद नहीं आती, और तीसरा यतीश। राह एकटक ऊपर की तरफ घूरते हुए बोली, मुझ जैसी अनाथ लड़की के तो रात को सपने भी पूरे नहीं होते, प्यार कैसे मुकम्मल हो सकता है? राह कुछ सोचते हुए भी, शायद दी ठीक ही कह रही थी। आप इतने गुड लुकिंग, हैंडसम, चार्मिंग, डैशिंग पर्सनालिटी, और ऊपर से इतने रिच भी है। न जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां आपके आगे पीछे घूम रही है। 24 घंटे आप खूबसूरत लड़कियों से घिरे हुए होंगे। आप मुझसे शादी करके क्यों ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे? राह सोच रही थी कि ऋचा बता रही थी कि अमीर घर के लड़कों को हर रात एक नई लड़की की ज़रूरत होती है जो उनके बेड पार्टनर हो। राह फिर खुद को देखते हुए बोली, आपको मेरा जिस्म कैसे पसंद आ सकता है? मेरे जिस्म पर तो मार खाकर कभी न मिटने वाले दाग बन चुके हैं। राह फिर बोली, तो आपको मुझ में पसंद क्या आई? क्या आपने मुझे 2 दिन के लिए बेड पार्टनर बनाकर फिर मुझे धक्का देकर अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देंगे? राह का गला भर आया। ये सब सोचकर वो भर्राए गले से बोली, तब तो हमें चाचा चाची भी अपने साथ नहीं रखेंगे। हम आप पर भरोसा नहीं करते, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। राह यही सब सोचते हुए आंखें बंद कर लेती है। तभी उसकी आंखों के सामने यतीश का किस करना घूमने लगता है, जिसे याद करके राह शर्मा कर मुस्कुरा उठती है और बोली, लेकिन आप वो पहले इंसान हैं जिन्होंने मेरे सपोर्ट में स्टैंड लिया, मेरा साथ दिया। पता नहीं क्यों जब आपने मेरे माथे को अपने होठों से छुआ तो मैं
आपको रोक ही नहीं पाई। राई मुस्कुराकर अपने माथे को टच करती है और फिर मुंह बनाकर जोर से अपने माथे पर मारते हुए बोली, राहा ख्याली पुलाव बनाना बंद कर और चुपचाप सो जा। वो किस और लड़की की अमानत है। राहा टाइम देखकर बोली, अरे माता रानी, इतना वक्त हो गया और हमें पता भी नहीं चला। माता रानी, कल बहुत काम है, सुबह जल्दी उठा दीजिएगा वरना फिर से हमारी पिटाई होगी। अगली सुबह राहा की जब नींद खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सर कठोर ईंट पर नहीं, किसी के मुलायम गोद पर है। राहा मुस्कुराते हुए करवट बदलकर फिर से सो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद में अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो रही है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह नींद में बुदबुदाते हुए बोली, माँ की गोद में जहाँ भर का सुकून होता है, दिन भर की दर्द सहने के बाद आपकी गोद में सिर रखकर सारे दर्द भूल जाती हूँ मैं। राहा जानती थी कि उसके पास उसकी माँ नहीं है, लेकिन वह अपनी माँ की उपस्थिति को सिर्फ महसूस करती है। तभी कोई प्यार से उसके माथे पर हाथ फिराता है। राहा नींद में ही मुस्कुराते हुए बोली, आई मिस यू माँ, बहुत याद आ रही है आपकी, मेरे पास चले आइए ना। तभी राहा एकदम से आंखें खोलती है क्योंकि सच में कोई उसके सर को प्यार से सहला रहा था। राहा अपनी आंखें खोलती है कि सामने नीता का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। राहा डर से जैसे ही बैठने वाली होती है कि नीता फिर से राहा को सुला देती है और प्यार से राहा के सर पर हाथ फिराने लगती है। राहा डरते हुए बोली, चाची जी मैं अभी उठी। तभी नीता की आंखों से एक कतरा आंसू निकलकर राहा के गाल पर पड़ता है। राहा हैरानी से नीचे से ऊपर सर उठा करके नीता को देखने लगती है। राहा प्यारी भरी आवाज में बोली, चाची जी आप रो क्यों रही हैं? नीता ने एक झटके से राहा को खींचकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्ची मुझे माफ़ कर दो। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारे साथ जितनी भी बदसलूकियाँ की हैं उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये सुनकर राहा की तो आंखें ही चौड़ी हो जाती है। फिर नीता फूट फूट कर रोते हुए बोली, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए शायद भैया भाभी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने एक छोटी सी बच्ची पर कितना जुल्म किया, उसके लिए भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकते। नीता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नीता भरे गले से बोली, मैंने जब तुम्हें कल छत पर सहारा पड़े हुए देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना गलत कर रही हूँ, एक बच्ची के साथ जिसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं। नीता जल्दी से आंसू पोंछते हुए बोली, इसीलिए मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। नीता पास के एक चाकू उठा लेती है और राहा के हाथ में थमा देती है। नीता फूट फूट कर रोते हुए बोली, राहा मेरी बच्ची, तू ना एक काम कर, इस चाकू से मेरा गला काट दे, इससे शायद मेरा अपराध थोड़ा कम हो जाए। राहा की आंखों से आंसू आ गए। राहा भर्राए गले से बोली, चाची जी हम आपको कैसे मार सकते हैं? नीता राहा का हाथ पकड़कर अपने गले पर रखते हुए बोली, क्यों क्यों नहीं मार सकती? सोच लो वो एक जुर्म जो मैंने तुम पर किया था, आज काट दे मेरा गला। जब से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है तब से मैं अंदर ही अंदर ये गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। मैं तेरे हाथों से मरना चाहती हूँ राहा, अपने हाथ से मेरा गला काटकर मुझे मेरे पाप से आज़ाद कर दे। नीता राहा के हाथ में चाकू थमाकर अपने गले पर रगड़ने लगी और राहा रोते हुए अपने हाथ से चाकू छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नीता इस वक्त पागलों की तरह कर रही थी, जिसे राहा भी डरने लगी थी कि उसके हाथों से नीता की जान न चली जाए। राहा अपनी सारी ताकत आजमा कर नीता के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर चाकू दूर फेंक देती है और नीता सर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगती है। राहा रोते हुए नीता के गले से लग जाती है और रूंधे गले से बोली, चाची जी मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कैसी दिखती है। बचपन शुरू भी नहीं हुआ था कि मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अब मैं अपनी छोटी माँ को तो बिल्कुल नहीं खोना चाहती। जिस प्यार को पाने के लिए मैं 17 सालों से तड़प रही हूँ, वो प्यार मुझे आज नसीब हुआ है। प्लीज़ चाची जी वो प्यार मुझसे मत छीनिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। आप
प्लीज़ ऐसे मरने की बातें मत कीजिए। नीता फफक फफक कर रो पड़ी और राहा के सर को अपने सीने में छुपा लेती है। राहा रोते हुए कसकर नीता को पकड़ लेती है। राहा नीता के सीने से सटकर सिसक रही थी। इतने नीता के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। नीता ने एविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहा, बेवकूफ़ बेवकूफ़, इमोशनल फूल लड़की। मिष्टी जो राहा के कमरे के बाहर खड़ी थी, वो एविल स्माइल करते हुए अपनी मॉम को थम्स अप करती है और वहाँ से चली जाती है। मिष्टी वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है और अलमारी खोलकर सबसे महंगी साड़ी निकालती है। साड़ी को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली, बहन तुझे बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, बस 2-4 इमोशनल बातें। क्या कर रही मॉम ने, तू तो इमोशनल के समुंदर में गोते लगाने लगी। मिष्टी ने उस साड़ी को देखकर एविल स्माइल करते हुए कहा, अब तेरी ये बेवकूफ़ी तुझे ऐसा आईना दिखाएगी कि तू आईना देखने लायक नहीं बचेगी। राहा ने जोर से नीता को हक करते हुए कहा, थैंक यू चाची जी, थैंक यू मुझे समझने के लिए। नीता ने राहा के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, क्या तूने मुझे दिल से माफ़ कर दिया? मैं जानती थी कि भाभी जी की तरह तेरा भी दिल बहुत बड़ा है। गलतियाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भाभी इसी तरह सबको माफ़ कर देती थी। अपनी माँ की बात सुनकर राहा की आंखों में एक बार फिर से आंसू आने लगे थे। वह इस वक्त बहुत इमोशनल हो गई थी। नीता डेविड स्माइल करने लगी और फिर अपनी जीत की खुशी को छुपाकर प्यार से राहा के चेहरे को अपने हाथ में भरकर बोली, मुझे पता है तेरे पास कपड़े नहीं हैं, इसीलिए तू तौलिया पहन कर है, लेकिन आज तेरी छोटी माँ तुझे खुद अपने हाथों से तैयार करेगी। नीता फिर राहा की आंखों में देखते हुए बोली, तुझे तैयार करने के लिए मुझे इजाज़त तो दोगी ना तुम? तुझे पता है मैंने तेरे लिए प्यार से एक सुंदर सी साड़ी मंगवाई है। क्या मेरे लिए तू उस साड़ी को पहन सकती है? तब मैं समझूंगी कि तूने मुझे माफ़ कर दिया। राहा मुस्कुराते हुए नीता के दोनों हाथ पर अपने हाथ रख हाँ में गर्दन हिलाती है। नीता राहा के हाथ पकड़कर उसे मिष्टी के कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद राहा एक बड़े से शीशे के सामने बैठी थी। वह इस वक्त बाथरोब पहने हुए थी और उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था। उसके पीछे मिष्टी खड़ी होकर भाव शून्य चेहरे के साथ एक तौलिए से उसके लंबे बाल पोंछ रही थी। इधर कमरे के बाहर एक कोने में विकराल और नीता बातें कर रहे थे। विकराल नीता को देखते हुए कहा, उस लड़की को शोला श्रृंगार करके नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार करो, जैसे कि कोई उस लड़की को देखने के बाद इनकार न कर पाए। नीता एविल स्माइल करते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए मिष्टी के डैड, इस लड़की को ऐसा सज धज के तैयार करूँगी कि वो साला नजरें हटाना ही भूल जाएगा। विकराल बोला, लेकिन ध्यान रहे इन सब के बारे में उस लड़की को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। नीता बोली, वो 1% शक तक नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त उसकी आंखों पर माँ के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। वो अपनी माँ के प्यार की भूखी है, जो इस वक्त उसे मिल रहा है। विकराल बोला, तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेती हो नीता? मुझे तो किसी ड्रामे में विलेन की रोल प्ले करने के लिए भी मौका नहीं मिलता। नीता तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, जी आप भी कोई कम कमीने इंसान नहीं। दोनों पति पत्नी शैतानी हंसी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इधर मिष्टी के कमरे में मिष्टी राहा का मेकअप कर रही थी। राहा को यह सब थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वह ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद राहा पूरी तरह से तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर मेकअप, आँखों में गहरा काजल और आईलाइनर, मुलायम होठों पर डार्क लिपस्टिक, ब्लैक लेस ब्लाउज पर हल्के गुलाबी रंग की नेट की साड़ी, हाथों में चूड़ियाँ, कानों में झुमके, पैरों में पायल। इस वक्त उसकी हर अदा घायल करने के लिए काफ़ी थी सामने वालों के लिए, लेकिन राहा बार बार अपने बदन को ढकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ब्लाउज़ का फ्रंट साइड नेक बहुत ज़्यादा डीप था, जिससे उसकी क्लीवेज और कर्व अच्छी खासी दिखाई दे रही थी। शॉर्ट ब्लाउज और नेट साड़ी के कारण उसका पूरा गोरा चिट्टा पेट और कमर एरिया दिख रहा था, जिससे राहा को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी को वो सेड्यूस करने के लिए उसे वह सब पहनाया गया हो।
नीता अपनी आंखों से काजल निकालकर राहा की गर्दन पर लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल भाभी जी की तरह। राहा सर झुकाए बोली, लेकिन चाची जी आपको नहीं लगता ये मेरे टाइप के कपड़े नहीं हैं? मतलब मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। नीता मुँह लटका कर बोली, तूने मुझे माफ़ नहीं किया ना, तो फिर उतार दे इस कपड़े को। अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो फेंक दे निकाल कर इसे। मिष्टी भी ऐसे कपड़े पहनती है तो मैंने भी प्यार से तेरे लिए यह खरीद लिया। लेकिन सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था यह तुझे पसंद नहीं आएगी। राहा मुस्कुराते हुए प्यारी सी आवाज़ में बोली, चाची जी आप दिल छोटा मत कीजिए, ये मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू ये मुझे देने के लिए। लेकिन राहा उस कपड़े में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। थोड़ी देर बाद राहा मिष्टी के बिस्तर पर बैठी हुई थी और मिष्टी काउच पर बैठकर हेडफोन से संगीत सुन रही थी। तभी वहाँ पर हड़बड़ाते हुए नीता आती है और राहा का हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए कहती है, चल चल हॉल में चलते हैं। राहा कन्फ्यूज़न से कहती है, लेकिन क्यों चाची जी? नीता अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहती है, नीचे कुछ खास मेहमान आए हुए हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ। राहा मासूमियत से गर्दन हाँ में हिलाती है। नीता राहा का हाथ पकड़ती है और दरवाजे तक पहुँचती है कि वह रुक जाती है। राहा ने सवालिया नज़रों से नीता की तरफ देखते हुए पूछा, चाची जी क्या हुआ? नीता ने एक बार फिर से राहा को सर से पैर तक देखा और आगे बढ़कर राहा के ब्लाउज को थोड़ा और नीचे खींच लिया, जिससे राहा की हॉट क्लीवेज साफ दिखाई देने लगी। राहा ने जल्दी से ब्लाउज को ऊपर खींचते हुए कहा, ये आप क्या कर रही हैं चाची जी? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। नीता ने घूरकर राहा को देखा लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अपना मुंह खोलती तो पक्का राहा को उस पर शक हो जाता। नीता ने मुट्ठी बनाकर कहा, पता नहीं और कितनी देर तेरे नखरे झेलने पड़ेंगे। भगवान करे कि वह तुझे देखकर हाँ ही कर दे, तब हमारे सिर से तेरी बला टलेगी। नीता अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और सिचुएशन को संभालते हुए एक बिंदी उठाकर राहा के माथे पर लगाते हुए बोली, ले चल बिंदी, तुझे ही बुरी नज़र से बचाएगी, क्योंकि आज मेरी बेटी बिल्कुल अप्सरा की तरह लग रही है। राहा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो दोनों नीचे चले जाते हैं। राहा के जाने के बाद मिष्टी अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए अपने सर से हेडफोन निकालकर साइड में रखती है और बेड पर सैनिटाइज स्प्रे करने लगती है। मिष्टी धड़ाम से बेड पर पीठ के बल गिर जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोली, जा बहना जा, तू जाएगी तभी तो हमारे घर माता लक्ष्मी एंट्री होगी, एंड आई एम श्योर वो आज तुझे देखकर कभी इनकार नहीं करेगा। इधर नीचे हॉल में नीता राहा को लेकर हॉल में पहुंचती है। इस वक्त हॉल में काउच पर विकराल बैठा था और उसके सामने ब्लैक सूट बूट में एक आदमी बैठा था और उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। नीता राहा को उस आदमी के सामने ले आती है और बोली, सर ये रहा आपका डिमांड, अब हमें हमारा प्राइस चाहिए। राहा सवालिया नज़रों से नीता की तरफ देखती है। क्यों वो सर झुकाकर खड़ी थी और वो आदमी राहा को सर से पैर तक घटिया नज़रों से देखने लगता है। राहा अपनी बड़ी बड़ी पलकें, छोटी सी नाक, सुर्ख होठ, डार्क लिपस्टिक और उस आदमी की नज़र नीचे फिसलते हुए राहा के गले पर आती है। उसकी नज़र राहा के गले से होते हुए उसके क्लीवेज पर ठहर जाती है, जिसे देखकर वो थूक निकलने लगता है। फिर राहा के पेट पर और हॉट कमर को देखकर तो वो जैसे सांस लेना ही भूल गया था। वो अपनी होठ पर जीभ फिराने लगता है और राहा को के हर एक बॉडी पार्ट्स को गौर से देखने लगता है। विकराल उस आदमी की हालत देखते हुए कहा, सो मिस्टर इवान, आपको हमारी दी हुई चीज़ कैसी लगी? आपके डिमांड की मैच की तो है ना? राहा को देखकर इवान थूक निकलते हुए कहा, जितना सोचा था उससे भी कड़क और तीखी है, बस आप माल की कीमत बताइए। राहा हैरानी से उन दोनों की बात सुनने लगती है। उसके चाचा जी उसकी कीमत लगाकर उसे बेच रहे थे। राहा को अब सारा माजरा समझ में आने लगा। विकराल अब का घमंड अब बढ़ जाता है। वह कड़कते हुए कहता है, कितना दे सकते हैं आप? राहा की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और वो चिल्लाते हुए बोली, चाचा चाची, आप मेरी कीमत लगाकर मुझे बेचना चाहते हैं?
राहा की आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी कि इवान राहा को देखकर और पागल होने लगा था। नीता राहा के जबड़े को पकड़ते हुए बोलती है, तू कब से इतनी समझदार हो गई? हमारे टुकड़ों पर पलने वाली 2 कौड़ी की लड़की, तू हम पर चिल्लाएगी? इवान कड़क आवाज़ में बोला, उसे एक खरोच भी आई तो ये डील कैंसल। नीता गुस्से से राहा को छोड़ देती है, जिससे राहा धड़ाम से इवान के पैर पर गिरती है। इवान तो उसे बिना पलक झपकाए ही देखे जा रहा था। राहा रोते हुए उठकर विकराल के पैर पर गिड़गिड़ाते हुए बोली, चाचा जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन आप तो मेरे छोटे पापा हैं ना। आप अपनी बेटी को कैसे किसी के हाथ बेच सकते हैं? आप ऊपर जाकर अपने बड़े भैया को क्या जवाब देंगे कि आपने उनकी बेटी को किसी दरिंदे के हाथ बेच दिया? आप उनसे कैसे नजरें मिला पाएंगे? विकराल राहा के बालों को मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे को ऊपर करता है और सर्द आवाज़ में कहता है, ये पाप का घड़ा पुण्य का घड़ा कुछ नहीं होता बेटा। यहाँ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसा ही होता है और चीज़ है, जब इसका लालच लग जाए तो खून खून को भी नहीं पहचानता। राहा रोते हुए अपने बालों को छुड़ाते हुए बोली, चाचा जी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। विकराल तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, बेटी जैसी हो लेकिन बेटी नहीं, तू तो हमारे सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। विकराल जोर से राहा को पीछे धकेल देता है। राहा रोते हुए नीता के पैरों पर सर रखकर बोली, चाची जी, आपने आज सुबह ही कहा था कि आप मुझे आप अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगी, तो ये सब क्या है? नीता जोर से राहा को लात मारकर खुद से दूर कर देती है और गुस्से से उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, अगर तुझे बेटी मानना होता तो 16 साल पहले ही मान चुकी होती, लेकिन फिर भी तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना इतना मुश्किल नहीं था। और तू बेवकूफ़, 2 मीठी मीठी बातें क्या कर ली तुझसे? तू तो मेरे जाल में मछली की तरह ही फंसने लगी। नीता फिर गुस्से से बोली, 17 साल से मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं। हाँ, अब वक्त आ गया है उसकी कीमत चुकाने का। राहा फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि काश यह आसमान फट जाए या धरती उसे निगल जाए। तभी ईवान खड़ा होता है और राहा के पास जाकर पंजों के बल बैठ जाता है और जैसे ही राहा के आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, राहा अपना चेहरा पीछे कर लेती है। ईवान तिरछा मुस्कुराते हुए जैसे ही राहा के कोमल गाल को छूता है, राहा गुस्से से अपने छोटे छोटे हाथ से ईवान को पीछे धकेल देती है। राहा जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपने बगल में रखे कांच के गिलास तोड़ देती है और उस गिलास को अपने पेट पर रखकर बोली, अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं खुद की जान ले लूँगी। ईवान डेविड मुस्कान लिए खड़ा है और अपने सूट को झाड़ते हुए बोला, विकराल से बोला, मिस्टर ईवान, आप ठीक तो हैं ना? ईवान तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, यस आई एम फाइन। लड़कियों की तो आदत होती है नखरे दिखाने की, लेकिन इसके तो नखरे ही कुछ ज़्यादा हैं। फिर वो राहा को देखते हुए कहा, और इसके जैसे हसीन लड़कियों के तो कुछ ज़्यादा ही नखरे होते हैं। ईवान राहा को डिज़ायर भरी नज़रों से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और राहा रोते हुए अपने पेट पर दूसरा गिलास रखकर पीछे होते हुए बोली, खबरदार, जो मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान ले लूँगी। ईवान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अब बंद भी करो ये नखरे। मैं समझ चुका हूँ कि तुझे मुँह मांगी कीमत चाहिए। मैं देने के लिए भी तैयार हूँ, सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी कीमत क्या है। राहा रोते हुए बोली, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ और लड़कियाँ भी इंसान होती है, कोई बिकाऊ चीज़ नहीं। राहा फिर चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। ईवान वहीं पर रुक जाता है और क्रिपी स्माइल करते हुए कहा, उफ़, ये लड़कियों के जिद और नखरे। राहा रोते हुए पीछे होने लगती है और सबसे दूर जाकर वहाँ से दौड़कर भागने लगती है। विकराल गुस्से से उसे जैसे ही पकड़ने के लिए जाने वाला था, ईवान उसके कंधे को पकड़कर उसे रोक देता है। विकराल गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर ईवान, आपने उसे जाने क्यों दिया? ईवान तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, हिरन जितनी भी दूर क्यों न भाग ले शिकार, तो उसका
खूंखार शेर के मुंह से ही होना पड़ता है। ईवान काउच पर किसी राजा की तरह पसर कर बैठ जाता है और अपने हाथ में पहनी ब्रांडेड वॉच की तरफ देखते हुए कहता है, चिंता मत कीजिए मिस्टर विकराल, 10 मिनट में नाजुक हिरन खूंखार शेर के मुंह में ही होगी। फिर ईवान ने अपनी बाँह फैला कर कहा, आई मीन मेरी बाहों में। करीब 10 मिनट बाद राह के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है। एक बॉडीगार्ड राह के बाल को पकड़कर उसे घसीटते हुए हॉल में ला रहा था और राह अपने बाल को छुड़ाते हुए रो रही थी और चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए हमें, हमने कहा ना, छोड़िए हमें। वो बॉडीगार्ड इमोशनल चेहरे के साथ राह को घसीट कर लाता है और ईवान के गोद में फेंक देता है। राह सीधा ईवान के बाहों में जाकर गिरती है। ईवान, जो अपने हाथों को बंद करके रखा था, उसके चेहरे पर एक कुटिल स्माइल आ जाती है और वह राह को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। ईवान आंखें बंद करके गुर्राते हुए बोला, हाउ डेयर यू टू टच माई वुमन। उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर अब पसीना आ गया। वह डरते हुए बोला, बॉस, मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वह इतना ही बोल पाया था कि ईवान आंखें बंद करके गन उठाता है और उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। राह के होठ कांपने लगे। वह कांपते हुए बोली, गन। ईवान आंखें खोलकर राह को देखते हुए आई विंक करता है और तभी एक तेज गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। वो बॉडीगार्ड धड़ाम से नीचे गिर जाता है। राह डर से जोर से ईवान की शर्ट को मुट्ठी में भरकर जोर से आंखें बंद करके बैठ गई। ईवान गन पॉइंट पर फूंक मारता है और गन को राह के मुलायम होठों पर फेरते हुए कहा, अब तेरे नखरे खत्म हुए या अब भी कुछ बाकी है? राह आंखें बंद करके फूट फूट कर रोते हुए बोलने लगी। ईवान राह के खुले सॉफ्ट पेट पर हाथ फिराने लगता है। राह को ईवान के टच से बहुत घिन आ रही थी। वह रोते हुए ईवान के हाथ अपने पेट से हटाने लगती है। विकराल के चेहरे पर तो जंग जीतने वाली मुस्कान थी। वह सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मिस्टर ईवान, सौदे की बात हो जाए। हैरान राह के खुले बालों में उंगलियां फंसाता है और उसके बालों को सूंघते हुए कहता है, कीमत बताइए। राह की मुट्ठी ईवान के शर्ट पर कसती जाती है। विकराल कुछ सोचता हुआ कहता है, कितना दे सकते हैं? ईवान राह के गले पर कामुकता से उंगली फेरते हुए कहता है, इस खूबसूरती पर मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ मैं। राह भरे गले से बोली, मैं सिर्फ 17 साल की हूँ, मैं भला आपको कैसे संतुष्ट कर सकती हूँ? प्लीज़ मुझे जाने दो। ईवान शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ओहो, तो तुम अभी कम सीन करी हो, मतलब इस फूल को किसी और ने अभी तक नहीं तोड़ा है। इवन अभी तक इस कली को किसी ने छुआ तक भी नहीं है। ईवान राह की पीठ पर उंगली फेरते हुए कहा, 20 लाख। विकराल अपने होठ मोड़ते हुए कहा, अभी तो आपने ही कहा कि ये कुंवारी कमसिन कली है और बस 20 लाख। ईवान राह के कंधे पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, 30 लाख। राह खुद को ईवान से दूर कर रही थी, लेकिन ईवान उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। विकराल कुछ सोचते हुए बोला, 40 लाख। ईवान तिरछा मुस्कुराया और बोला, देखने में इतनी कीमत 40 लाख तो लग नहीं रही। ईवान ने फिर राह के कंधे पर एक छोटा सा किस किया। राह जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और फड़फड़ाने लगी। ईवान बोला, 45 लाख, 5 लाख एक्स्ट्रा टिप। विकराल एक्साइटेड में बोला, डन। राह फूट फूट कर रोने लगी। ईवान और विकराल के बीच में कुछ बातचीत हो ही रही थी और फिर ईवान एक पेपर विकराल की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, मिस्टर विकराल, साइन इट। विकराल पेपर पढ़ता है। उन दोनों के बीच डील का पेपर था। विकराल जैसे ही पेन उठाता है और पेपर साइन करने वाला था, तभी मेन डोर पर एक शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। राह डर से ईवान से चिपक जाती है, लेकिन ईवान का चेहरा सर्द हो जाता है। विकराल जैसे ही जल्दी से साइन करने वाला था, दोबारा वहाँ पर एक गन शॉट होती है, जिससे एक फ्लावर पॉट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ईवान गुस्से से मुट्ठी बंद करके रखा हुआ था। वह चिल्लाते हुए बोला, किसके कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वह ईवान के रास्ते में बीच में आ जाए। तभी पीछे से एक सर्द आवाज़ आई, पीछे देख, तेरा बाप खड़ा है।
ईवान गुस्से से जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, मेन डोर पर यतीश खड़ा था और उसके पास आहान, जिसके हाथ में गन थी, और आहान के पीछे आदित्य। इवान गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने को होता है, आहान एक एक करके सारे बॉडीगार्ड के ऊपर शूट करने लगता है और 60 सेकंड में सारे बॉडीगार्ड्स नीचे पड़े हुए थे। राहा को इवान की गोद में देखकर अब यतीश का गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन एक चीज़ को वहाँ पर देखकर राहा को एक उम्मीद मिल रही थी कि यतीश राहा के पास जाता है और उसे नफरत भरी नज़रों से सर से पैर तक देखने लगता है। राहा को ऐसे कपड़ों में देखकर यतीश का चेहरा डार्क हो जाता है। यतीश एक झटके से राहा को इवान की गोद से उठाकर दूर फेंक देता है और गन को इवान में मुंह में भरकर बोलता है। इवान की तो आंखें अब चौड़ी हो जाती है। वह जैसे ही कुछ बोलने वाला था, यतीश ने सख्त आवाज़ में कहा, अगर एक भी लफ्ज़ बाहर निकाला तो 6 की 6 तेरे अंदर होगी। उसका वॉइस टोन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इवान की सांसें एक पल के लिए थम गई। यतीश पीछे मुड़ता है कि आहान इवान पर गन पॉइंट करता है। यतीश राहा के पास जाकर खींचकर उसके गाल में एक थप्पड़ जड़ देता है। राहा जैसे गिरने वाली थी कि उनसे उसे संभाल लेती है। यतीश राहा के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है, शक्ल से इतनी भोली और इतना घटिया हरकत, तुम प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हो क्या? राहा के होंठ कांप रहे थे। वह रोते हुए नामे गर्दन हिलाने लगती है। यतीश ने सर्द आवाज़ में कहा, अब तक कितने मर्दों के साथ रात गुजार चुकी हो? काउंट करना तो तुझे आता ही होगा, या फिर इतने मर्दों के साथ सो चुकी हो कि तेरे पास हिसाब ही नहीं? राहा कांपते हुए होठों के साथ कुछ बोलना चाहती थी। यतीश ने चिल्लाते हुए कहा, आदित्य, आदित्य, जल्दी से कुछ पेपर्स निकालकर यतीश के हाथ में रख देता है। यतीश उन पेपर को राहा के मुंह पर मारते हुए कहता है, अपनी कीमत लिखो और साइन करो। राहा कांपते हाथों से उन पेपर्स को देखती है तो उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा टपक कर पेपर पर ही गिर जाता है, क्योंकि एक पेपर उसकी कीमत की थी और दूसरी पेपर शादी की। यतीश राहा के पास पंजों के बल बैठ जाता है और उसके बालों को पीछे से पकड़कर सर्द आवाज़ में कहता है, इस पेपर के अनुसार मैं तुझे मुँह मांगी कीमत दूंगा और उसके बदले तुम मुझसे शादी करके ज़िंदगी भर मुझे संतुष्ट करोगी। मेरे अलावा किसी गैर मर्द के बिस्तर तक नहीं जाओगी। उसकी बात सुनकर राहा सर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगती है। यतीश सर्द आवाज़ में बोला, मेरे पास तेरा ये इमोशनल ड्रामा देखने के लिए वक्त नहीं है, हरी अप। राहा रोते हुए नामे गर्दन हिलाती है। यतीश का गुस्सा अब संभाले नहीं संभल रहा था। वह जोर से दूसरे हाथ से राहा के चेहरे को पकड़कर बोला, तुम्हारी समस्या क्या है मुझसे शादी करने में? ओहो, तुझे तो अलग अलग मर्दों का चस्का लगा रखा है ना, हर रात एक अलग मर्द की बाहों में सोने की आदत। राहा अपनी पलकें झुकाए रखी थी। वह नज़र उठाकर यतीश को एक नज़र भी नहीं देख रही थी। यतीश दांत चबाते हुए कहा, मैंने कहा पेपर साइन इट। राहा रोते हुए नामे गर्दन हिला देती है। यतीश खींचकर राहा को खड़ा कर देता है और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर कहा, प्रिंसेस, तुम पछताओगी। थोड़ी देर में तुम्हें खुद के डिसीजन के लिए पछतावा होगा। यतीश चारों तरफ देखकर एक कर्टन खींच देता है और उस पर लगे स्टील पाइप को पकड़कर राहा के सामने खड़ा हो जाता है। राहा अपने गालों पर छपी उंगलियों के निशान पर हाथ फेरता है। राहा बड़ी बड़ी आंख करके यतीश को ही देख रही थी। वह डर से कांप रही थी। यतीश एक नज़र आदित्य को देखता है तो आदित्य समझ जाता है कि उसका भाई क्या कहना चाहता है। आदित्य राहा को देखते हुए विकराल के पास जाता है और उसे खींचकर खड़ा करके ज़मीन पर धकेलता है। राहा की आंखें अब और चौड़ी हो जाती हैं और वह रोते हुए यतीश के पैर पकड़ लेती है। राहा गिड़गिड़ाते हुए बोली, आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरे चाचा जी के साथ कुछ मत कीजिए। आदित्य राहा की कलाई पकड़कर उसे उठा देता है और जोर से राहा के हाथ पकड़कर इमोशनल लेस चेहरे के साथ खड़ा हो जाता है। यतीश एक तरफ विकराल को देखते हुए फर्श पर पाइप मार रहा था। विकराल डर से कांपते हुए कहा, बेटा, मेरी गलती क्या है? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं?
यतीश कोल्ड वॉइस में कहा, जब मेरी प्रिंसेस इतना बड़ा गलत कदम उठा रही थी तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? यतीश 2-3 बार पाइप को फर्श पर बजाता है और फिर अपने गाल पर हाथ फेरते हुए किसी राक्षस की तरह विकराल को पाइप से मारने लगता है। राहा रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, मेरे चाचा जी को छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन आदित्य ने जोर से राहा के हाथों को पकड़ रखा था। इधर नीला को डाइनिंग टेबल पर पीठ के बल लेटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे और कुछ बॉडीगार्ड गर्म इस्त्री से उसके पैर झुलसा रहे थे, मतलब उसके दोनों पैर जला रहे थे। यहाँ पर राहा के चाचा चाची की सिर्फ दर्द से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इधर विकराल की 206 हड्डियों की चटक चुक रही थी और उदनीता के दोनों पैर पूरी तरह से जल गए थे। यतीश की शर्ट के ऊपर के 2 बटन टूटे गए थे, उसकी स्लीव्स फुल थी और वो बेरहमी से विकराल की हड्डियों को तोड़ रहा था। विकराल दर्द से चीखता रहा और यतीश और भी उसे बेरहमी से मारता रहा। थोड़ी देर बाद यतीश विकराल को अधमरी हालत में करके राहा के पास जाता है और उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, अब तो पेपर शाइन कर लो। राहा फूट फूट कर रोते हुए ना में गर्दन हिला देती है। यतीश तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं, वैसे भी मैं देखता हूँ तो कब तक नहीं झुकेगी। यतीश यहान को देखते हुए कहता है, इंसान तब तक नहीं टूटता जब तक सामने वाला अपना कोई न हो। मेरी प्रिंसेस अब अपना कौन है? आहान कुछ सोचते हुए कहता है, भाई मुझे लगता है यहाँ भाभी का अपना यह नौकरानी है, आपने देखा ना कैसे यह भाभी को गिरने से पहले ही थाम लिया था। यतीश ने एविल स्माइल करते हुए कहा, तुझे लगता है? हाँ जल्दी से बोला, लगता नहीं है भाई, आई एम 100% श्योर। बेचारी अब जान से जाएगी, यतीश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। राहा की आंखें अब हैरानी से बड़ी हो गई। यतीश का इशारा पाकर एक बॉडीगार्ड वंशी के सिर पर बंदूक तान देता है। राहा जोर से अपनी आंखें बंद करती है। अब बस 3 इंच का फासला था उसकी बंदूक और वंशी के सर के बीच, लेकिन फिर भी वंशी के मुंह से एक चू तक नहीं निकल रही थी। वह सर झुकाकर बस चुपचाप खड़ी थी। अब उस बॉडीगार्ड की उंगलियों में बस ट्रिगर दबाने की थी। यतीश टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, वेल इस बंदूक और उसके सर के बीच सिर्फ 3 इंच का गैप है। ट्रिगर दबाने के लिए 3 सेकंड और तेरे पास 3 मिनट है यह सोचने के लिए कि पेपर शाइन कर रही है या नहीं। आज यह 3 नंबर 3 लोगों की ज़िंदगी तय करेगा। यतीश अपने हाथ में पहनी हुई ब्रांडेड वॉच की तरफ देखते हुए कहा, एंड श्योर टाइम स्टार्ट नाउ। आदित्य राहा का हाथ पकड़कर खड़ा था और राहा आंखें बंद कर देती है। उसके सामने वंशी का चेहरा घूमने लगता है। राहा की जब पिटाई होती तो वंशी कैसे उसकी मदद करती। जब उसके चाचा चाची उसे खाने को नहीं देते तो सबसे छुपाकर वंशी राहा को खाना खिलाती। यतीश एकटक राहा के चेहरे को ही देख रहा था। 3 मिनट बाद यतीश अपनी कोल्ड आवाज़ में देखते हुए बोला, टाइम इज़ ओवर नाउ प्रिंसेस। राहा सिसकते हुए आंखें खोलती है। यतीश राहा की आंखों में आ रहे आंसू की एक बूंद को अपनी उंगली में लेकर उससे देखते हुए बोला, चॉइस इज़ योर प्रिंसेस, टेल मी व्हाट विल यू डू, अगर यू गोइंग टू एक्सेप्ट मी और नॉट। राहा बिना किसी एक्सप्रेशन के आंसू पोंछते हुए बोली, अगर आपको हमारे साथ अय्याशी करना है तो फिर ये शादी का ढोंग क्यों? यतीश ने गर्दन टेढ़ी करके कहा, दिस इज़ नॉट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन प्रिंसेस। मुझे केवल वह उत्तर चाहिए, केवल हाँ या ना। राहा सिसकते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, हमें आपसे शादी नहीं करनी, आप हमें 2 दिन अपने पास रखकर किसी गटर में फेंक देंगे। यतीश का तो यह सुनकर चेहरा ही काला हो गया। वो अपने माथे को 2 उंगली से रगड़ते हुए कहता है, ठीक है। राहा एक चैन की सांस लेती है। यतीश तिरछा मुस्कुराते हुए वंशी की तरफ देखता है, उड़ा दो इसकी खोपड़ी। राहा जो 2 सेकंड के लिए चैन की सांस भरकर वहाँ पर खड़ी थी, वह हैरानी से यतीश को देखती है और यतीश राहा के चेहरे को देखते हुए अपनी एक आइज़ विंक कर देता है। राहा रोते हुए बोली, वंशी आंटी को कुछ मत कीजिएगा, आई बेग यू, प्लीज़ लेट हर गो, प्लीज़
लेकिन यतीश को तो कुछ जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ राहा को देखने लगा। इधर बॉडीगार्ड के गन लोड करके फिर से बंसी के सर पर तान देता है और जैसे ही वो गोली चलाने वाला था कि राहा भर्राए गले से चिल्लाते हुए बोली, हम तैयार हैं। वो बॉडीगार्ड रुक जाता है। राहा रोते हुए यतीश को देखकर बोली, हम आपसे शादी करने को तैयार हैं। यतीश के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। यतीश उन पेपर को देखते हुए कहता है, स्मार्ट एक्शन प्रिंसेस, इसके अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। साइड हट रहा अपने कांपते हाथों से पेपर्स पकड़ती है। उसके आंसू उन पेपर्स पर गिर रहे थे। यतीश का उस पर आराम से बैठ जाता है और खींचकर राहा को अपनी गोद में बिठा लेता है। यतीश राहा के बालों को कान के पीछे करते हुए बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहा, प्रिंसेस साइन इट। राहा कांपते हुए हाथों से पेन उठाती है, लेकिन वह अपना हाथ साइन करने के लिए नहीं उठा पा रही थी। राहा रोते हुए आंखें बंद करके अपने मन में बोली, आगे कुआं और पीछे खाई। हे माता रानी, यह आप हमारी कैसी परीक्षा ले रही हैं? राहा को साइन न करते हुए देखकर यतीश बोला, प्रिंसेस पंडित जी के आने का इंतजार कर रही हो। राहा ने गर्दन हिलाई, नामें हिलाई और बंसी की तरफ एक नज़र देखकर साइन करने लगी। उन पेपर्स और पेन के बीच सिर्फ 1 इंच की फासला था कि राहा के हाथ कांपने लगे। यतीश पीछे से राहा को पकड़ लेता है और राहा मैरिज पेपर पर आंखें बंद करके साइन कर देती है। पेपर साइन करने के बाद राहा बेसहारा निठाल होकर यतीश की बाहों में ही गिर जाती है और यतीश भी उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। राहा की आंखों से एक आंसू का कतरा बह जाता है और वो आंखें धीरे से बंद कर बोली, वैसे आंटी को छोड़ दीजिए। यतीश राहा के आंखों के कोने पोंछते हुए कहा, एक और पेपर साइन करना बाकी है प्रिंसेस। यतीश उस पेपर को देखते हुए बहुत ही अड़ियल इंसान लग रहा था, जो राहा अब तक समझ चुकी थी। वह रोते हुए एक नज़र यतीश के हैंडसम फेस को नज़दीक से देखती है और उसके हाथ से पेपर लेकर उस पर कुछ लिखकर वापस यतीश को दे देती है। यतीश उसे देखे बिना ही आदित्य के हाथ में पेपर थमा देता है। राहा बोली, अब तो आंटी को छोड़ सकते हैं ना आप। यतीश एक नज़र बॉडीगार्ड को देखता है, जिसे वह बॉडीगार्ड बंदूक नीचे करके 2 कदम पीछे हो जाता है। बंसी वहाँ से सीधा यतीश के सामने आ जाती है और हाथ जोड़कर सर झुकाकर बोली, माफ़ कीजिएगा साहब, छोटा मुँह बड़ी बात। राहा मैडम कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम नहीं करती। यह तो इतनी मासूम है कि इसे प्रोस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है शायद इन्हें तो पता भी नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।